हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सास ने बेटी होने पर बहू को निकाला घर से। सास ने बेटी पैदा करने के कारण बहू को खरी खोटी सुनाकर घर से धक्के देकर निकाला तो समय का पहिया ऐसा घूमा कि सास के होश ठिकाने आ गए। रात के 9 बज रहे थे। राधा जी बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी और कब 9 से 10 और 10 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। एक एक मिनट राधा जी के लिए भारी हो रहा था, पर अब तक उनकी बेटी दिशा का कोई पता नहीं था। उन्होंने कई बार दिशा को फोन भी करने की कोशिश की, पर उनका फोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देखकर राधा जी की चिंता और बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। उन्होंने तुरंत जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखा, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दिशा एक डॉक्टर थी। गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। दिशा हर रोज लगभग 9 बजे के आसपास घर आया जाया करती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वह अपना काम निपटाकर 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फोन करके बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो उसने ना कुछ कहा और ना ही कोई फोन आया। राधा जी पूजा रूम से निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राधा जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से दिशा को फोन लगाया, पर इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बुरे ख्याल मन से जा ही नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में ही इधर से उधर कमरे को नापने लगी। तभी दरवाजे पर खटपट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला तो सामने दिशा थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही दिशा ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें, उनकी घबराहट देखकर दिशा को समझते देर नहीं लगी कि वे उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दिशा ने माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूँ। बोलते हुए दिशा अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रख दिया। कहाँ रह गई थी? अब तक इतनी देर क्यों हुई? राधा जी ने जरा गुस्से से पूछा। दिशा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही राधा जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए भी थोड़ा सा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? आज देर हो गई, पर किस लिए हुई ये भी तो सुनो। और मैं ये काम क्यों छोड़ दूं? आप जानती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना, इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो लोगों की सेवा करना, और ये पुण्य कमाना कुछ नहीं होता। इन सब से बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी है, ये तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना,
क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आज भी देर नहीं होती। अगर मैं ऐसे कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं मैं तुम पर? माँ, अब आप मेरी। ये सुनकर राधा जी चुप रह गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ, बोलकर दिशा फ्रेश होने चली गई। राधा जी को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वह सामान्य रहे। दिशा खाना लगाते हुए बोली, पता है, आज शाम को जैसे ही बादल घिरने लगे मैं तुरंत वहां से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी। तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरी कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि माई कार के नीचे आ गई। फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और वह बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा। उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उन्हें कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गई। तो क्या हुआ, होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश आया, पर वो अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग और कमजोर हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने ही उनका इलाज किया। उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो और हाँ, उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती हैं, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ठीक है माँ, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुँचा दूंगी। दिशा ने एक खाने का कौर अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाने लगी। खाते खाते राधा जी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आप कहाँ गुम हो गई? सोच रही हूँ आखिर कौन होगी वह महिला जो इतनी बारिश में सड़क पर घूम रही थी, और सबसे बड़ी बात कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वे? कहाँ से आई होंगी? तू डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूं तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में दोनों हूँ। हर चीज आप बहुत ज्यादा सोचने लगती हो, इसलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूंगी, और जहाँ उनका ठिकाना होगा वहाँ पहुँचा भी दूंगी। अब आप शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब दिशा ने चुप करा दिया। बस माँ, टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़कर बैठी हैं। इतनी रात हो आई है, आपने एक बार भी मेरे या मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन? कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, बस अब तो मैं तुमसे रोज बातें करती हूँ, और ये तो रोज का टॉपिक है, लेकिन आज तुमने जो कहा, जो भी कुछ कहा, वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज़्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगता है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटी, तू तो जानती है ना मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं, तो तू पी लेना, मैं सादा दूध ही पी लूँगी। माँ, आपने जितनी देर में ये सब कहा उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी।
तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे पर मेरे बराबर ऊपर याद है। हर वक्त तो मैंने जो कहा रूल चलाती है और मुझे तुम्हारी तुम्हारी बेटी है, माननी तुझे ही पड़ती मेरी है, बातें माननी क्योंकि चाहिए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। माँ, तो मानना ही पड़ेगा। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थी कि तभी दिशा का फोन बजा। लो, बात करो। आ गया आपकी लाडली बेटी का फोन। अब मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से नसीहतें सुनो। अरे, पहले ही तू बड़बड़ करने लगी, फोन तो उठा। हाँ, बोलो। अरे, मैं क्या बोल रही हूँ बहन कसक, अभी अपनी बात पूरी करती। उससे पहले ही दिशा ने कहा, यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है, उनका ख्याल रखना। हल्दी वाला दूध देती रहना, दवाइयाँ समय पर देना, वरना अपने मन से तो वे कभी लेंगी नहीं। यही बोलने वाली थी ना आप? कसक हंसने लगी। अरे, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोच रही थी कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिखती हूँ। कौन सी मेडिसिन और किस लिए बहन? मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अरे, याददाश्त बढ़ाने वाली। दिन पर दिन आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है ना, इसके लिए। अच्छा, तो तुम मुझे भुलक कर बोल रही हो। शुक्र है बहुत कि तू सामने नहीं है, नहीं तो अच्छी खासी पिट जाती, वैसे ही जैसे बचपन में पीट देती थी, इससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं बहुत छोटी बच्ची नहीं रही कि आपसे पिट जाऊंगी। बोलकर दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा, लो माँ से बात करो। हाँ, बोलो बेटा, राधा जी ने कहा। माँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे, मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है मुझे कुछ होने नहीं देगी। तू बता कैसी है, घर में सब कैसे हैं, बच्चे, दामाद जी? हाँ माँ, सब ठीक है, और आपको भी ठीक रहना ही होगा। आपके अलावा हम बहनों का इस दुनिया में है ही कौन? अरे, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी देर रात हो गई है, फोन रखो। दिशा को कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ, माँ बोलकर दोनों ने फोन रख दिया की तरफ बढ़ा दिया। उधर दिशा तब तक दोनों ने हल्दी दूध वाला पीते हुए कुछ देर बनाकर ले टीवी आई। देखा, एक फिर तो अपने खुद लिया कमरे में और एक सोने माँ चली की। गई। सोते सोते राधा जी ने एक बार फिर कहा, बेटी, कल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को होश आए तो उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं 6 बजे तुम्हारे साथ चलती हूँ, उन्हें भी देख लूंगी मैं। माँ, मुझे लगता है आपको बताकर मैंने गलती कर दी। मुझे समझ में नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। अरे, मैंने कहा ना, जैसे ही उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर वहाँ उनको सही सलामत छोड़ दूंगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? माँ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। माँ, अगर ऐसा रहता तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ। पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए यही बैठी है। अब की बार दिशा ने थोड़े गुस्से से कहा तो राधा जी कंबल ओढ़कर चुपचाप सो गईं। बाहर अभी भी खूब तेज बारिश हो रही थी। दिशा अपने फोन में व्यस्त हो गई। उधर राधा जी कंबल के नीचे सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर दिमाग में वह बूढ़ी अम्मा ही घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। ये बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे भगवान, वो जो भी है उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। राधा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह दिशा जरा जल्दी उठकर तैयार हो गई। वह घर से अस्पताल के लिए निकलने लगी कि एक बार फिर राधा जी बोलने को हुई, परंतु उससे पहले ही दिशा ने कहा, माँ, मुझे सब याद है, और हाँ,
पहले मैं और अम्मा से मिलने हॉस्पिटल ही जाऊंगी, उसके बाद ही काम पर जाऊंगी। बेटा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी? ज़रूरत क्या है आपको? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। अगर आपको उनसे मिलना ही है तो एक बार वह ठीक होकर घर चली जाती हैं, फिर मैं आपको उनके घर ले जाकर मिलवा दूंगी। बस अब आप खुश रहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं उनके घर जाकर ही मिल लूंगी। माँ ने जब थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा तो दिशा हॉस्पिटल के लिए एक कार में बैठकर निकल गई। लेकिन अभी भी वह बूढ़ी महिला अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया कि अब अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। माफ़ कीजिए अम्मा, कल रात आप मेरी कार के सामने गिर गई थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी। इतनी तेज बारिश में आप सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? अम्मा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आपको पता है, कल रात मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई थी। मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं और घर जा सकती हैं। तो बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, कुछ दवाइयाँ मैं दे रही हूँ, आप लेते रहिएगा। कमजोरी दूर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगी। दिशा ने कहा तो अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे, जिसे उन्होंने बहने से पहले रोक लिया। अम्मा, अब आप ठीक हो गई हैं, आपको कहीं चोट नहीं आई है? मुझे लगता है कमजोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी। एक बात और, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही हैं? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। तब दिशा बोली, अम्मा, नहीं बोलेंगी आप? इन्हें लगता है मैं उनका उपवास तोड़वा ना दूं, इसीलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की हरकतें पसंद नहीं आती। ये औरतें अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके सबके लिए व्रत उपवास करेंगी, सबके बारे में सोचेंगी, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। देखो तो इनका पैर कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन नहीं, उपवास जरूर करेंगी। और पूछ रही हूँ तो बोल भी नहीं रही। मन ही मन बोलकर दिशा दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गई। दिशा ने एक बार फिर पूछा, अच्छा, आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके घर में कोई है तो बताइए, मैं उन्हें फ़ोन करके बुला देती हूँ। दिशा की बात सुनकर इस बार अम्मा के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू अम्मा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, हुआ अम्मा? क्या रो रही हो? क्या मैं आपको आपके मंदिर घर के छोड़ पास देती रहती हूँ। हैं आप? आपको पर मुझ पर कहाँ? विश्वास और नहीं किस हो मंदिर रहा के क्या? पास? यहाँ से अब की बार अम्मा थोड़ी ने दूर पर धीरे है। से हाँ, मैं अच्छा सिर ठीक हिलाया। है। अब तो फिर फिर जल्दी और चलिए बताओ, मेरे साथ। आप फिर कहाँ दिशा ने रहती ही हो? अम्मा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर आ गया। तब अम्मा ने एक तरफ उतारने के लिए इशारा किया तो दिशा ने उतार दिया। हाँ, बताओ अम्मा, अभी यहाँ से किस गली में घर है आपका? मैं वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं चली जाऊँगी बेटा। अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे क्या मार खिलाना चाहती हो अपने घर वालों से? फिर गिर गई अगर तो तब तो सच में आपके घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। चलिए जल्दी बताइए, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब की बार अम्मा ने बहाना बना दिया कि यहीं मंदिर में कुछ देर बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो रही है। दिशा को उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया
और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फोन लगाया, ये बताने के लिए कि अम्मा ठीक है और वो सही सलामत अपने घर पहुंच गई हैं। ये सुनकर राधा जी भी खुश हो गईं। करीब 2 दिन बाद दिशा फिर उसी रास्ते से गुजरी कि अम्मा इस समय मंदिर में रहती हैं तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है उनकी। दिशा मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नज़र उस पर गई तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वह जोर से गिर गईं। उनके मुंह से आह निकल गई। मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक दिशा भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा, कैसे गिर गईं? और जब आपसे नहीं होती है ये पूजा तो क्यों आती हो मंदिर? घर में क्यों नहीं बैठती? भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी तो लिया जा सकता है, जरूरी नहीं मंदिर में ही आकर पूजा करना। घर होगा तभी तो रहेंगी ना, ये मंदिर ही उनका घर है, यहीं रहती हैं अम्मा जी, पुजारी ने कहा। ये सुनकर तो दिशा चकित हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। तब दिशा को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब दिशा को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी, लेकिन पंडित जी ने इनका कोई ना कोई तो ठिकाना होगा, पर अब नहीं। उनके बेटे बहू विदेश में रहते हैं और जो घर में रहते हैं वे इन्हें रखने को तैयार नहीं। पिछले कुछ दिनों से यहीं रहती हैं। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वही खाती हैं और यही रात में सो जाती हैं। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से ही पूछ लो। सुनकर दिशा काफी गंभीर हो गई। अब दिशा को अम्मा से हमदर्दी होने लगी, पर उसने वहां उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी, क्या ये सच है? शायद सच में कोई नहीं है, नहीं तो अब तक कोई न कोई जरूर आया होता। क्या करूं? मैं इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊं? एक बार माँ से पूछती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। परंतु माँ ने फोन नहीं उठाया। तब दिशा ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में अम्मा दिशा को भीगी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोली, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बोलकर अम्मा ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। दिशा को अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो उनके साथ कोई खास और गहरा रिश्ता हो। दिशा का मन तो हो रहा था अम्मा से पूछे उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा। दिशा ने सोचा कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। बेटा, मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा, वे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत करो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम दिशा है और घर में बस मैं और मेरी माँ रहती हैं। 2 बहनें और हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं है। नहीं? अम्मा ने चौंक कर पूछा। और पापा, वह बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। और तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो, चोट लगी है क्या? नहीं, पोलियो है। माँ कहती है मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे पोलियो हो गया था। भगवान भी ना अच्छे लोगों को ही तकलीफ देते हैं। दिशा मुस्कुराकर रह गई। अम्मा भी चुप हो गई। क्या हुआ अम्मा, आप क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने हुए रास्ता कट गया और दिशा घर पहुंच गई। अम्मा को लेकर घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं कुछ सामान लेने गई होंगी।
उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया तो दिशा उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाइयाँ खाईं तो उन्हें नींद आने लगी। दिशा उन्हें गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। दिशा ने अस्पताल में फ़ोन कर दिया कि आज जरा आने में देर हो जाएगी। कुछ देर में अम्मा सो गईं और दिशा बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब राधा जी आईं तो दिशा को घर में देखा तो आश्चर्यचकित हो गईं। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गईं? आज हॉस्पिटल नहीं गईं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्यों वापस आ गईं? और आई तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? दिशा ने सारी बातें बता दी और ये भी कह दिया कि वह अम्मा को लेकर यहाँ आ गई है। सुनकर माँ ने कहा, बेटा यहाँ लेकर आ गई? वो ठीक तो हैं, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वह कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली रहती हैं और वह भी मंदिर में। अगर कोई है भी तो उनके घर में तो अब तक कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं देख लेती हूँ, पता कर लेती हूँ कोई सच में है तो उनके घर पर छोड़ दूंगी। क्या कहती हो आप? हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा कहाँ हैं? वह अभी आराम कर रही हैं। पता है रास्ते भर बहुत प्यार से बात करती आई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसा मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें तो सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए, वरना आज का ऐसा समय नहीं है बेटा। लोग अपनों से रिश्ता नहीं रखते और अनजान से तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका कहना सही है माँ, मैं अभी चलती हूँ। अम्मा उठेंगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊँगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। दिशा जब चली गई तो राधा जी ने दरवाजा खोलकर धीरे से उन बूढ़ी अम्मा को देखा। अम्मा कंबल ओढ़कर सो रही थी तो उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद कर बाहर आ गईं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने सोचा कि उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ, मैं भी खा लूँगी और उन्हें भी दे दूँगी। फिर वो रसोई में गई और झटपट खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बन गया, लेकिन अम्मा तो अब तक नहीं उठी तो राधा जी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ। हो सकता है अनजान जगह पर वह कमरे से बाहर ना निकलें। उठेंगी, खाना खाएंगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा, हमारी बातचीत भी हो जाएगी। मन में सोचते हुए वह दरवाजा खोलकर अंदर गईं और धीरे से कंबल हटाकर कहा, अम्मा उठ जाइए, उठिए, खाना खा लीजिए। ये बोलकर राधा जी ने कंबल हटा दिया। फिर उनकी बाह पकड़कर जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने को हुई लेकिन आवाज़ मुंह में रह गई और वह कह ना सकी। उधर राधा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे हैं? कहाँ हैं? राधा जी की बात सुनकर अम्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, राधा जी की सास कमला जी थी। माँ जी, आप यूं इस तरह कैसे? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? कमला जी जोर से सुबकने लगी। क्या हुआ माँ जी? बताइए, आप क्यों रो रही हैं? बहू तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई।
सब तुम्हारी बद्दुआओं का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या हुआ? साफ साफ बताइए। क्या कहूँ बहू, और कितना कहूँ? सबने मुझे घर से निकाल कर फेंक दिया, कोई रखना ही नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग, अपना किया धरा हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटे बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाइए माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इस समय रोएंगी तो और बीमार पड़ जाएंगी। अम्मा चुप हो गईं, परंतु हिचकियां बंद गई थी। वहीं राधा जी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गईं। तस्वीर की भांति एक एक कर आंखों के सामने आने लगी। राधा जी की अभी नई नई शादी हुई थी। उनके पति दयाराम जी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। 3 जेठानी देवरानी में राधा जी सबसे छोटी बहू थी और गरीब परिवार से आई हुई थी। बाकी इनकी दोनों जेठानी काफी अमीर परिवार से थी, तो सास इस बात के लिए हमेशा उन्हें ताना देती कि पता नहीं किसी गरीब फकीर खानदान से आ गई है। राधा जी कभी अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, तो दोनों जेठानी सास को सलाह देने लगती और तब तीनों मिलकर खूब राधा जी को खरी खोटी सुनाती। कभी तीज त्योहार में दोनों जेठानियों के मायके से खूब सारा सामान आता, तो वही राधा जी के मायके से थोड़ा बहुत ही सामान आता। कभी कभी नहीं भी आता, तो इस बात के लिए भी उन्हें खूब सुनाया जाता। कितनी बार राधा जी विरोध करना चाहती, पर पति मना कर देते कि माँ के सामने मत बोलो, और राधा जी मन मसोस कर रह जाती। उन्हें याद है जब पहली बेटी हुई तो सासू माँ ने कैसे मुंह बना लिया था। पोते का इंतजार कर रही थी और पोती हो गई। अरे, इसे तो मायके का लक्षण लग गया, इस पर तो माँ की परछाई पड़ गई। मेरे खानदान में तो सबको पहले बेटा ही होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी, और इसे बेटी हो गई। तब राधा जी को खूब रोना आया, लेकिन फिर वह भी सहन कर लिया। परंतु जब दूसरी बेटी हुई तब तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। कमला जी उनके खाने पीने में दिक्कत तो करती ही, ऊपर से बेटे को भड़काने लगी। इस बहू से पोता नहीं होगा, तुम दूसरी शादी कर लो। तब तो जेठानी भी ताना मारने लगी कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुमने तो अपने पति को बेटियों के कर्ज तले दबा दिया है। राधा जी कभी अपने पति से ये सब बातें करती तो हंसकर कहते, जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो और क्या चाहिए। तब राधा जी खुश हो जाती और धीरज धर लेती। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं करेंगे, 2 बेटे ही काफी हैं। लेकिन ससुराल वालों के साथ मायके वालों का भी दबाव पड़ा, तो उन्होंने तीसरा बच्चा कर लिया और भगवान को यही मंजूर था। तीसरी भी बेटी हो गई। तब तो सासू माँ ने उन्हें घर से निकालकर मायके भेज दिया और कहने लगी, तू कलमुही कुलंकछड़ी है, अभागी है, खाली बेटी ही जन्मेगी, मेरे बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा, खानदान कैसे बढ़ेगा। जा, तू निकल जा। और अपने बेटे पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब भी बेटा मुस्कुराकर रह जाता, क्या हो गया माँ, बेटा और बेटी में आजकल कोई फर्क नहीं है। लेकिन माँ कहाँ समझती, उन्हें तो पोता चाहिए था। बस रात दिन रट लगाए बैठी रहती। कहते हैं घर में रोज की कलह एक दिन लग ही जाती है। वही हुआ। एक शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। राधा जी के पति काम से बाहर गए हुए थे। घर लौटते समय बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। राधा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पति की सरकारी नौकरी थी, तो अनुकंपा पर उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई।
परंतु ससुराल वाले चाहते थे कि ये नौकरी उनके दोनों जेठ में से किसी को मिले। राधा जी ने जिद करके कहा कि मुझे 3 बच्चे हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी, इसलिए नौकरी मैं ही करूंगी, और जिद करके नौकरी कर ली। इस गुस्से में दोनों जेठ जेठानी ने सास को खूब चढ़ाया, उल्टा सीधा सिखाया और राधा जी को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। राधा जी रोती बिलखती रह गई। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मायके में भी कोई सहारा नहीं है। मुझे कुछ नहीं तो रहने के लिए कमरा ही दे दीजिए। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। राधा जी रोती बिलखती रह गईं। उनके आंसू देखकर कमला जी का दिल नहीं पिघला। तब राधा जी ने कमला जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, आप तो मेरी सास हैं, बच्चों की दादी हैं, कम से कम आप तो समझिए। मैं अकेली औरत 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रहने को एक छत दे दीजिए, मैं उसमें रह जाऊंगी, 3 बच्चों का पालन कर लूंगी। तब सासू माँ ने लात से धक्का मारते हुए बोली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किस हक से यहाँ रहेगी? फिर तुम बेटियों की माँ हो तो तुम्हारा कैसा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं होगा। जहाँ तेरा मन हो वहाँ जा। अगर नहीं संभाल सकती तो अपनी बेटियां पैदा क्यों की? साथ ही राधा जी से भी बोली, जा कहीं इन्हें फेंक दे, मार दे। जब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ तो राधा जी 3 बेटियों को साथ लेकर घर से निकल गईं। जमीन जायदाद और छत तो दूर, किसी ने किसी एक समय का खाना बनाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। 3 बच्चों के साथ घर तो छोड़ दिया, पर आगे क्या होगा? राधा जी को समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं। बहुत दुखी परेशान हो गई। उन्हें परेशान देख उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब रोती हुई उन्होंने सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर उनका भी कलेजा पसीज गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक स्कूल में ही रह जाइए, जब घर की व्यवस्था हो जाए तब आप यहाँ से चली जाइएगा। तब राधा जी 3 बेटियों को लेकर उसी स्कूल में रहने लगी जिसमें पढ़ाती थीं। इसी बीच छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई और जब डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उसके पैर में पोलियो हो गया है। काफ़ी इलाज कराया, आराम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती। स्कूल में वह अच्छे से रहने लगी, लेकिन ये बात बाकी लोगों और शिक्षकों को पसंद नहीं आई। राधा जी और प्रधानाध्यापक को लेकर खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। उस दिन समझ में आया, सिर्फ औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती, मर्द भी बड़े दुश्मन होते हैं। अपने चरित्र पर उंगली उठाते देखा तो उन्होंने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली और उसमें रहने लगी। पर धीरे धीरे उन्होंने घर का सामान जुटाया और जमीन लेकर घर बनाया। 3 बेटियां काफ़ी होशियार, समझदार और पढ़ने में तेज तर्रार थी। पढ़ाई पूरे होते ही राधा जी की दोनों बड़ी बेटियों की शादी बिना किसी दहेज के हो गई, लेकिन छोटी बेटी पोलियो की वजह से दिव्यांग थी। इसलिए अब राधा जी को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। जब दिशा ने कहा, माँ आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे पढ़ने दो, मुझे डॉक्टर बनना है, पहले पढ़ाई कर लूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर शादी बाद में देखेंगे। बेटी की बात सुनकर राधा जी बोली, मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी जो तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करा दूँ। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, वही हुआ। काफ़ी हद तक मदद बड़ी बेटियों और उनके दामाद ने की थी और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फीस माफ़ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे उन्होंने बिना फीस लिए ही दिशा को पढ़ाया। राधा जी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में, तब प्रोफेसर कहते,
दिशा बिटिया को डॉक्टर बनने दीजिए। हंसकर बोलते कि सारी फीस फिर मैं उसी से ले लूंगा। दिशा ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह एक सफल डॉक्टर बन गई। इधर राधा जी पिछली बीती बातें भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गईं। अब वह ससुराल और सास की बातें याद नहीं करती। उन्हें वापस परिवार के लोगों ने कभी नहीं बुलाया और न ही राधा जी कभी गईं। लेकिन दिशा ने जब कल अम्मा का नाम लिया तभी से राधा जी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा। क्या अम्मा सच कह रही हैं? क्या दोनों बेटे बहू ने उन्हें सच में घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह भी जब ये इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं। क्या सोच रही हो बहू? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? तो कमला जी की बात सुनकर राधा जी वर्तमान में लौट आईं और बोली, नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूँ और विश्वास भी हो रहा है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी तब दोनों मुझसे लड़ने लगे। अंत में मैंने सारी संपत्ति को दोनों में बराबर बंटवारा कर दिया। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी तो दोनों ने कहा, आप हमारे साथ रहना, तो अलग हिस्सा करने की क्या जरूरत है। मैं भी सहमत हो गई उनकी बातों से, पर बाद में दोनों बहुएं झगड़ा करने लगी कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों आपस में झगड़ रही थी। माँ को तुम रखो। फिर 6 महीने करके दोनों ने मुझे रखने को तैयार हो गए। मैं जिसके साथ रहती वह बहू मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना भी मांगने देती, वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक सारा काम करती रही, पर जब समय से खाना ना मिले तो आखिर शरीर कब तक चलेगा और कब तक साथ दे सकता है। तो मैं भी दिन पर दिन कमज़ोर और बीमार होती चली गई। फिर तो दोनों बेटा बहू में से कोई भी मुझे मुड़कर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पीना और इलाज तो बहुत दूर की बात है। मुझे इस तरह देखकर जब कभी उन दोनों के बच्चे बोलते हैं कि माँ दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं तुनकर बोलती, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। इतना ही नहीं, बहुएं मुझे दिन रात कोसने लगी, घर से निकल जाने को और कहीं भी डूबकर मरने को कहने लगी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते थे। ये सब सुनकर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब मैं घर से निकलकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, बहू को ये याद रहा कि मेरे हाथ में 4 सोने की चूड़ियाँ हैं। बस वही चूड़ियों के लिए उसने मुझे फिर से घर बुलाया और बोलकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने उन्हें पकड़ा और आंसू पोंछने लगी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस रात आप कहाँ जा रही थी? कमला जी चुप हो गई। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थी उस रात इतनी तेज बारिश में? तब कमला जी बोली, नदी में डूबने जा रही थी। ये सुनकर राधा जी को मानो चक्कर सा आ गया। वह परेशान सी हो गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बहू। दोनों बहुओं ने जब सब कुछ छीन लिया, हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियाँ थीं। उस पर दोनों की नज़र थी कि कब मैं मरूं और सोने की चूड़ियाँ दोनों के हाथ लग जाएं। लेकिन जब मैंने नहीं दी तो इसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया। पानी पी पी कर मैं कब तक जीवित रहती। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब उसे तेज बरसात में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरी पोती को भेज दिया। उसने मुझे बचा लिया। बहू, मैंने जिन पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआ दी, आज उसी पोती ने मेरी जान बचा ली। जिसके लिए इतना पाप किया, इतना सब किया, उसने तो पलटकर देखा तक नहीं कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। बहू,
तुम मुझे मत रोकना, मुझे जाने दो। मैं अब ठीक हूँ। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ पर? और कहाँ जाएंगी आप? अब बात किसी कमी की नहीं बहू, लेकिन किस मुंह से रहूं यहाँ? इसी मुंह से तुझे मैंने कितनी गालियाँ दी, कितने अपशब्द कहे, कितनी बद्दुआएं दी, इसलिए नहीं रह सकती। शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं दादी, आप मेरी दादी हैं और आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं, ये मैं बोल रही हूँ, पीछे से आते हुए दिशा ने कहा। दादी सुनते ही कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें पता चल गया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ दादी, मैंने सब बात सुन ली है, और हाँ, पहले कुछ भी हुआ हो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो सामने मेरी दादी बैठी हैं बहुत अच्छी हैं और मुझे दादी की ज़रूरत है। बरसों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने कितनी बार माँ से पूछा मेरे दादा दादी कहाँ हैं, लेकिन माँ ने कभी कुछ नहीं बताया। जब आप यहाँ आ गई हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अब मैं नहीं जाने दूंगी आपको, आप हमारे साथ यहीं रहेंगी, समझी? अगर नहीं समझेंगी तो जिद करूंगी, और आप जानती ही हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूंगी। सुनकर दादी हंसते हंसते रो पड़ी। पोती दिशा की बात सुनकर कमला जी रोते रोते हंस पड़ी और दिशा को गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, माफ़ कर दे अपनी दादी को। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तू बोल रही है तो मैं रहूँगी। लेकिन अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ, ये सोने की 4 चूड़ियाँ तुम रख लो बेटा, और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूँगी। दादी, एक बात कहूँ, आपकी दी हुई एक भी बद्दुआ हमें नहीं लगी, वह तो दुआ में बदल गई। देखो तो मैं कितनी खुश हूँ, और पता है आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हो गई हूँ। तो ये चूड़ियाँ अभी आप ही पहनिए, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। हाँ मेरी बच्ची, तू बहुत बड़ी डॉक्टर है और बड़ी बन जा, और दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बनकर खूब नाम कमा, माँ बाप का खूब नाम रोशन कर। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। सुनकर दिशा दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो राधा जी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास के गले से लिपट गईं। तभी पीछे से आवाज़ आई, और दिशा बिटिया, मेरी फीस कहाँ है? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तब तुमसे फीस ले लूँगा। तुम्हें याद भी है कि भूल गई? सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर साहब थे, जिन्होंने दिशा को बिना फीस लिए पढ़ाया था। राधा जी और दिशा उठकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। सर, आप यहाँ आइए, बैठिए। बैठिए ना, मैं बैठूंगा ज़रूर, पर मुझे मेरी फीस पहले दोगी कि नहीं, ये जवाब दो। सर, आपकी जो फीस बनती है वह मैं सब देने को तैयार हूँ। बताइए क्या फीस है आपकी? राधा जी ने कहा। आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, अच्छा कमा रही है, क्यों नहीं देगी आपकी फीस? बताइए तो आपकी फीस क्या है? मेरी फीस ये है कि मैं चाहता हूँ दिशा बिटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे दिशा का हाथ मांगने आया हूँ। सुनकर दिशा शर्मा कर घर के अंदर चली गई। वही राधा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानती कि आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। मेरी सारी चिंता दूर कर दी आपने। लेकिन क्या राधा जी, बेटी दिव्यांग है क्या आपका बेटा? राधा जी अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे और मेरे बेटे दोनों को दिशा बहुत पसंद है, और हमें दिशा बिटिया के दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी हाँ है तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी से सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। राधा जी ने भी हंसते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल, और शुभ काम में देरी कैसी?
राधा जी, अब आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं समधी जी बोलिए। सुनकर सब हंसने लगे। तभी दिशा अंदर से चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी के मुहूर्त निकाल दिए। 1 महीने के बाद ही शुभ मुहूर्त निकला। बड़े ही धूमधाम से दिशा का विवाह हुआ और दिशा ससुराल चली गई। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा कि मेरी माँ का हम बहनों के अलावा कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ माँ का भी ख्याल रखूं। और अब तो बूढ़ी दादी भी हैं तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, हमारी माँ है और हमारी दादी। एक बात और, तुम अकेले नहीं, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर दिशा खुशी से पति के गले लग गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।